जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में 11 मौतों पर हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी का नाम आते ही मचा कोहराम। मोदी सरकार पर उठने लगी उंगलियां। भागदड़ रोकने के लिए नीति क्यों नहीं बनाई? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बेंगलुरु में 11 मौतों की जिम्मेदारी किसकी होती है और किसके ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? एक बड़ा खुलासा हुआ। आखिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी नीति अब तक क्यों नहीं तैयार की जिसके बुनियाद पर भीड़ भाड़े इलाकों में भीड़ की जगहों को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन या सख्त कानून हो? आखिर बेंगलुरु में जो कुछ हुआ, जिन लोगों की जानें गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर कैसे आ रही है? पहली नजर में जो मामला वहां की राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनता है, मगर इन तमाम चीजों के बीच में खुलासा में यह क्यों कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी जिम्मेदार है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बेंगलुरु भगदड़ में हुई मौतों का मामला पहली फुर्सत में वहां की राज्य की सरकार की लापरवाही का मामला लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मगर इसके जड़ में जाने के बाद मोदी सरकार की तरफ उंगलियां उठती हुई दिख रही हैं, जिसे बीजेपी या मोदी सरकार खारिज नहीं कर सकती। कई सारे लोग इस घटना के लिए बीजेपी और मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे। कैसे? आखिर क्यों बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है या मोदी सरकार? आपको विस्तार से तथ्यों के आधार पर बताते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की भगदड़ को रोकने में 11 लोगों की मौतों ने भारत में बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ मेले में हुई भयावह भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौतों का सरकारी आंकड़ा सामने आया था। जुलाई महीने की बात करें 2024 की, हाथरस त्रासदी आपने देखा और सुना था। 121 लोगों की जानें गई थी हाथरस में भगदड़ में, उस बाबा के कार्यक्रम में। यह घटनाएं अतीत की त्रासदियों से सबक न सीखने की स्पष्ट विफलता को दर्शाती हैं। ऐसे में सवाल यह कि आखिर कब इस पर राष्ट्रीय नीति बनेगी, या फिर अगली घटना के बाद में फिर इस पर सिर्फ बातें होंगी? दोस्तों, बेंगलुरु भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इसे आपराधिक लापरवाही बताया और कहा कि 2 से 3 लाख लोग एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा हुए जिसकी क्षमता केवल 35,000 थी, जबकि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस घटना पर जिम्मेदारी से किनारा करते हुए स्पष्ट किया कि यह आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, न कि राज्य सरकार द्वारा। हालांकि पुलिस सहायता दी गई थी। उन्होंने उल्लेख किया कि 1 लाख से अधिक की भीड़ बिना किसी घटना के एकत्र हुई थी इससे पहले, लेकिन स्टेडियम में भीड़ का बढ़ना पूरी तरीके से अप्रत्याशित था। दोस्तों, देखा जाए तो महाकुंभ मेले में भगदड़ हाल के वर्षों की सबसे घातक घटनाओं में से एक पवित्र मौनी अमावस्या अनुष्ठान के दौरान हुई, जब लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए संगम घाट की ओर उमड़ पड़े। कम से कम 30 लोग कुचले गए, 60 से ज्यादा घायल हुए क्योंकि भीड़ के दबाव में बैरियर गिरे। हालांकि प्रयागराज में हुई मौतें ज्यादा हैं, लेकिन आज भी लापता हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर वीआईपी आवाजाही को प्राथमिकता देने, जन सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, जिससे व्यवस्थागत कुप्रबंधन उजागर हुआ था। इसी तरीके से साल 2024 में हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे, जो कि इजाजत सिर्फ 80,000 लोगों की सीमा से कहीं अधिक का था, जिसके नतीजे में 121 लोगों की जानें गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। जांच में अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण और आयोजकों द्वारा सबूत नष्ट करने के प्रयासों का खुलासा हुआ, जो लापरवाही के एक पैटर्न को दर्शाता है। अब यह मामला पूरी तरीके से दब गया है। जिसे भोले बाबा की वजह से भगदड़ मची थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता उसके साथ खड़ी नजर आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें साजिश की आशंका जताई थी, जांच बैठाई, लेकिन उस साजिश का पता आज तक नहीं चल सका। दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे हाथरस में जब एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार और हत्या का मामला सामने आता है और उसके बाद में रातों रात के 3 बजे पेट्रोल छिड़क करके उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है घर वालों की मर्जी के बिना, और उसके बाद कैसे बीजेपी सरकार ने इस पूरे मामले का
वहाँ पर जिस अंदाज में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे थे, जिस अंदाज में राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए लोग और नेता पहुँच रहे थे, इसको यूपी सरकार ने आतंकवाद से जोड़ दिया था। इसको यूपी सरकार ने पीएफआई से जोड़ दिया था, जिसका आज तक पता नहीं चला। दोस्तों, देश में भगदड़ का इतिहास दुखद है। 1954 के कुंभ मेले का जिसकी आपदा, जिसमें 800 से अधिक लोगों की जान गई, तब से लेकर 2013 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन की भगदड़, जिसमें 42 लोग मारे गए। धार्मिक और सार्वजनिक समारोह बार बार खराब योजना, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, सुरक्षा प्रोटोकॉल के ढीलेपन के कारण घातक बनते चले गए। और अन्य दूसरी जो घटनाएं हुई, 2005 में मंदिर देवी मंदिर में भगदड़, 265 से अधिक लोगों की मौत। साल 2008 की चामुंडागर मंदिर त्रासदी, 250 लोगों की जानें गई। साल 2008 की नैना देवी मंदिर में भगदड़, 145 लोगों की मौतें। ये सारी की सारी घटनाएं जो अक्सर अफवाहों, संरचनात्मक विफलताओं या अचानक भीड़ बढ़ने से शुरू होती है। दोस्तों, आपको बताएं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने 2014 में भीड़ प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन असंगत रहा। ये ढांचा प्री रजिस्टर्ड पास, समयबद्ध प्रवेश और सक्षम मूल्यांकन जैसे उपायों की सिफारिश करता है, लेकिन राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों ने इस दिशा निर्देश को अपनाने में काफी हद तक विफलता दिखाई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए कोई नीति नहीं, शर्त नहीं है। जो नियम कानून है पुराने हैं। दोस्तों, फरवरी 2025 में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई भयावह भगदड़, जिसमें 18 लोगों की मौतें हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर की गई, जिसमें व्यापक भीड़ प्रबंधन दिशा निर्देश विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की मांग की गई थी। याचिका में परिवहन केंद्रों और आयोजन स्थलों पर व्यापक गलियारों, चौड़े फुट ब्रिज, बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हालांकि ऐसे सुधारों पर अभी काम नहीं हुआ। दोस्तों, बार बार होने वाली त्रासदियों ने आयोजकों और अधिकारियों में जनता का विश्वास कम कर दिया। फोरम आईएस विश्लेषक के अनुसार 1954 से 2012 तक भारत में 79% भगदड़ धार्मिक समारोहों में हुई, जो अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करती है, जिससे आर्थिक कठिनाई और सामाजिक पूंजी की हानि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी मामले में ऐसी आपदाओं में राज्य की जवाबदेही को संबोधित करने वाली कानून की आवश्यकता पर जोर दिया, और फिर भी कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ जरूरी उपाय की फौरन जरूरत है, जैसे कानून और प्रवर्तन, यानी कि भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल लागू करने और आयोजक को जवाबदेह ठहराने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बने तो सही, है ही नहीं। मोदी सरकार तमाम चीजों पर बात करती है, इस पर बात नहीं करती। प्रौद्योगिकी एकीकरण है, जिसमें सीसीटीवी, ड्रोन, एआई आधारित भीड़ निगरानी का इस्तेमाल वास्तविक समय में भीड़ का पता लगाने और प्रबंधन के लिए। नंबर 3, क्षमता योजना, आयोजन स्थलों की क्षमता का अनिवार्य मूल्यांकन, उपस्थित लोगों की संख्या पर प्रतिबंध। इसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों और आयोजन कर्मचारियों के लिए बड़े भीड़ को संवेदनशीलता से संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण। जन जागरूकता की भी बात की जाती है। मौजूद लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल और व्यवस्थित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान होना चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप देखें, भगदड़ को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जिस अंदाज में हैं बढ़ती जा रही हैं। लोग भारत में भगदड़ को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और खराब आयोजन जैसे व्यवस्थागत मुद्दों को बताते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित राजनीतिक नेताओं ने बेंगलुरु घटना को राज्य की जिम्मेदारी बताया, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजकों को जवाबदेही से बचाया जा रहा है। क्यों? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि देश में बेंगलुरु भगदड़ को लेकर लोग जाहिर तौर पर गमगीन हैं। प्रयागराज और हाथरस की भगदड़ में तो कुछ मौतों को तो मान्यता ही नहीं मिली। उन खोए लोगों के परिजन आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही बना हुआ कि स्थायी बदलाव लागू करने के लिए और कितनी त्रासदियों की आवश्यकता होगी। सिर्फ जुमले उछालने से ऐसी त्रासदियों को क्या रोका जा सकता है? ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो आज से नहीं 1954 से उठाए जा रहे हैं, मगर सरकारें वो किसी की भी हों, केंद्र से लेकर के राज्य स्तर पर इन तमाम चीज़ों से निगाह चुरा रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, जिस केंद्र के जरिए
एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए थी, पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भी नहीं बनाया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।